ओ भाई साहब, गरम गरम डोसा की लैंडिंग हो चुकी है। वरना चीटिंग हो जाती है, चीटिंग होती है हेल्प करना। ओ वाह, क्या पेंटिंग से यार। आप देख ही रहे हो, ऊपर छत है ये पूरी। हाँ, हम 12th फ्लोर पे हैं। ये मुझे जगन्नाथ जी लग रहे हैं, जगन्नाथ जी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू A2S व्लॉग्स टर्मिनल। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे हमारे पिछले वीडियो के टॉपिक नाद मेडिटेशन से। तो इस मेडिटेशन को समझने के लिए हम जाएंगे हमारे सीनियर के पास, जो इसे तकरीबन 5-6 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो वो ही ज़्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगे। तो अब हम बिल्डिंग के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो हम आ गए हैं प्रतीक सर के यहाँ पे। हरिओम हरिओम। तो निंदिता, आप क्या देख रहे हो? व्लॉग देख रहे हो क्या? हैं, व्लॉग देख रहे हो? तो क्या देख रहे हो? ये क्या दिखा रहे हैं इसमें? मेरे को नहीं पता। नहीं पता। ओ वाह, क्या पेंटिंग से यार। तो स्वाति मैम, आप क्या बना रहे हैं? डोसा बना रहे हैं। सांबर। अच्छा, डोसा एंड सांबर, ठीक है। इडली, अच्छा अच्छा। तो आज सबके लिए लंच में बन रहा है साउथ इंडियन फूड, जो हम थोड़ी देर में खाएंगे। यहाँ से ये एक स्कूल है, अच्छा जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा। इसी जगह रहने का यही आनंद है, शांति है और हाँ, प्रकृति से थोड़ा जुड़ाव हो जाता है। और आप सबसे टॉप पे रहते हो? आप टॉप फ्लोर पे? हाँ, ये आप देख ही रहे हो, ऊपर छत है ये पूरी। हाँ। तो हम 12th फ्लोर पे हैं और यही पास में एक आश्रम है, पहाड़ी बाबा का आश्रम। अच्छा, यहाँ पहाड़ी बाबा वाला आश्रम यहाँ पे? यहीं पे। अच्छा अच्छा। पुनेर नाम की जगह है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही है। अच्छा अच्छा। हम अक्सर संडे फैमिली के साथ आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ बढ़िया 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है। अच्छा। क्या है? एक टैक्टो खेलते से हैं? एक एक करके खेलते हैं। तू चला। एक एक्स Smart और है। एक ओ। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया। एक ओ यूज। है कैसे? ये जीत गया ना। प्रतीक सर, ये आप आरओ का पानी इसमें डाल रहे हो, कूलर में? हाँ, जो आरओ से पानी बच जाता है ना, हाँ हाँ। जो एक बाहर निकलता होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है। मतलब मैंने देखा है दिन में कम से कम ये 20 लीटर के 2 भर जाते हैं। अच्छा। पानी हम 10 लीटर का अगर आरओ भर रहे हैं, वो पानी हम कूलर में डाल लेते हैं या पौधों में डाल लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा पानी की बचत हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया करते हो यार। अश्विनी, ये देखो, ये तुम्हें क्या लग रहा है? ये किन की तस्वीर है? ये मुझे जगन्नाथ जी लग रहे हैं, जगन्नाथ जी। हाँ, फेस तो देखो वैसा ही है। तो हाथ में देखो पुष्प की माला है, शंख है यहाँ पर। तो ये माँ काली है, माँ काली, सौम्य काली है ये किसने बनाई है ये? ये अर्पिता जी हैं, कलकत्ता से हैं। अच्छा। और इस बार रिट्रीट में आई थी वो, जो ऋषिकेश में हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने ये गुरु जी को भेंट करी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये काफी अच्छी बनाई है उन्होंने, बहुत ही सुंदर लग रही है पेंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जिस ऑर्डर में है ये पेंटिंग, तो देखोगे कि इनकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ की इंटेंसिटी कैंडल फ्लेम से इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ के रेड हुई, फिर वाइट, फिर एकदम ब्राइट हो गई, जैसे कि सूर्य है मध्याह्न का। ये पूरा कॉस्मोस है ये। हाँ, ये यूनिवर्स लग रहा है पूरा का पूरा। हाँ। अच्छा, सनफ्लावर। ओ सुंदर है। तो इस गेम का नाम क्या है? वो तो हमें भी नहीं पता। नहीं पता? नहीं, बस हम खेल रहे हैं। तो दोस्तों, जब सब कुछ शांत हो जाता है तो अंदर एक हल्की सी गूंज रहती है, उसे ही नाद योग कहा गया है। इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे सीनियर प्रतीक जी। तो आइए जानते हैं। नाद मेरे लिए एक आवाज़ से ज़्यादा सुनने की कला है। नाद योग को मैं सुनने की कला मानता हूँ और यही हमने सीखा है कि नाद होता क्या है। अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी उसकी समझें हम, तो नाद होता है कंपन, वाइब्रेशन। जो साउंड भी होता है, साउंड के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। ऐसा कहा जाता है नाद सूत्र के द्वारा या नाद शास्त्रों में ये लिखा है कि ये पूरी सृष्टि जो है ये नाद से बनी है, कंपन से बनी है। एटॉमिक लेवल पे भी हर एक पार्टिकल के अंदर, हर एक एटम के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कह सकते हैं आप, वाइब्रेशन है।
तो वहाँ से ये चीज़ सिद्ध होती है कि हाँ संभव है कि ये सृष्टि जो है पूरी वो वाइब्रेशंस के थ्रू बनी है। इसको क्लासिफाई किया गया है 4 प्रकार की ध्वनियों में। जैसे कि पहला लेवल होता है बैखरी ध्वनि, 2 चीज़ों का आपस में टकराना, उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसको बैखरी ध्वनि कहते हैं। जिसमें हम आप और मैं बात करते हैं उसे बैखरी ध्वनि कहते हैं। हमारी भी जो आवाज़ है वो एटमॉस्फेयर से टकराती है, वही आवाज़ फिर बन के कानों तक पहुंचती है। फिर होती है मध्यमा ध्वनियाँ, जो सेकंड कैटेगरी ऑफ साउंड्स है। वो हमारे भीतर की ध्वनियाँ होती है, जैसे कि हमारे ब्रेन के अंदर बायोन्यूरल साउंड्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं और बॉडी को सिग्नल करते हैं। अगर यहाँ पे कोई मुझे पिंच करे या बर्निंग सेंसेशन हो, चोट लग जाए, तो ये सारा ट्रैवल होके जो जाता है ब्रेन को सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। तो वो जो है उसमें भी एक वाइब्रेशन है, उसको मध्यमा ध्वनियाँ कहा गया है। साइंस इसको अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा इसको इतनी 5 प्रकार की वेव्स से क्लासिफाई करता है। हमारा अध्यात्म कहता है कि मध्यमा ध्वनियाँ भी लगभग 7 प्रकार की होती है। मध्यमा ध्वनि के बाद जो थर्ड कैटेगरी ऑफ साउंड होती है उसको बोलते हैं पश्यंती। पश्यंती ध्वनियाँ वो होती है जो कि जो साउंड अपने साथ फोटोन्स को कैरी करती है। जिन प्रैक्टिशनर्स को मेडिटेशन के टाइम पे कई बार बहुत ही तेज़ प्रकाश दिखाई देता है या महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो मध्यमा ध्वनि से पार करके और आगे की ध्वनि में पहुंच गए, जो कि पश्यंती ध्वनि है। और जब उसको हम सुनते हैं तो उसके साथ जो फोटोन्स है वो भी हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो भी कई प्रकार की ध्वनियाँ होती है। और आखिरी या 4th कैटेगरी ऑफ ध्वनि को बोलते हैं परा ध्वनियाँ, जो कि एक अलग ही दिव्यता, अलौकिक ध्वनियाँ हैं। उनके बारे में ज़्यादा कुछ शब्दों से बयान नहीं कर सकते। मैं तो खुद एक छोटा सा साधक हूँ, अभी अपनी जर्नी शुरू करी है। तो धीरे धीरे जैसे यात्रा बढ़ती जाएगी, अनुभव होंगे, तो वैसे वैसे शायद उनको शब्दों में मैं बयान कर सकूं। बट अभी ये नॉलेज है जो मेरे पास है। फ़िलहाल मेरे ख्याल से मुझे अपने नॉलेज से ज़्यादा अपने अनुभव के बारे में बात करनी चाहिए आप सभी से, और वही मैं शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 5 साल हो गए मुझे जब से मैंने ये प्रैक्टिस को स्टार्ट किया। बहुत लाइफ में चैलेंजेस थे। पीस को मैं ज़्यादा समझ नहीं पाता था कि पीस होता क्या है। मुझे लगता था कि पीस वही है जो आप एकदम शांत माहौल में अकेले बैठ गए और कोई आसपास नहीं है तो आप पीसफुल फील कर रहे हैं। लेकिन कभी ये ध्यान नहीं गया कि मन के अंदर तो अभी भी वो शोर चल रहा है, मन में तो अभी भी वो विचार चल रहे हैं, वो थॉट्स ही मैं बार बार सोचे जा रहा हूँ। तो वो पीस जैसा महसूस तो कभी नहीं होता था। बस ये था कि हाँ, बहुत ज़्यादा शोर जो बाहर था उससे अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा अलग करके एक कमरे में थोड़ी देर बैठूँ तो थोड़ा कम शोर था, बट शोर तब भी था, वो शोर दिमाग के अंदर था। इसीलिए पीस को ढूंढते एक दिन मैं डिसाइड करता हूँ कि ऋषिकेश जाके कुछ दिन बिता के आता हूँ। और वहाँ से एक नेचुरल क्यूरियोसिटी मेरी बिल्ड होते ही मैंने अपने फ्रेंड जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं अपने गुरु के बारे में बता रखा था, जो कि साउथ कोरिया में रहते हैं और नाद योग के अभ्यासी हैं। 9 दिन की रिट्रीट थी वो, और गुरुजी की थी, डॉक्टर राजेश राज जी की। तो कोरिया से स्पेशली वो आए थे इस रिट्रीट के लिए। फरवरी 2020 की बात है, कोविड के ब्रेक से 1 महीने पहले की बात है। तो उस रिट्रीट को अटेंड किया, 9 दिन वो सारे अभ्यास किए। और रिट्रीट के बीच में कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई कि गुरुजी मुझे इसकी एक फॉर्मल प्रैक्टिस में उतरना है। और मैं लगभग आपसे 1-1.5 साल से कह भी रहा हूँ कि मुझे फॉर्मली कुछ आप दीजिए, टूल दीजिए जिसके थ्रू मैं ये एक्सपीरियंस कर पाऊँ। अभी तक तो सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, लेकिन इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो डेफिनेटली 1-1.5 साल तक उन्होंने मेरे को काफ़ी टेस्ट किया, मेरी रेजिलियंस को टेस्ट किया। वो नाद योग की जब प्रैक्टिस करते हैं, जब हम वो साउंड्स को जब सुनते हैं तो धीरे धीरे मध्यमा ध्वनि से थोड़ी सटल साउंड होती है पश्यंती, उससे सटल साउंड परानाद होती है। तो धीरे धीरे हम सूक्ष्म की ओर, सटलनेस की ओर
बढ़ते हैं और जैसे वो सटल आवाज़ें हमें सुनाई देने लगती है तो हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी भी हमारी वाइब्रेशंस के थ्रू बनी है, तो इनर हार्मनी मिलने लग जाती है। वो ध्वनियाँ कहीं ना कहीं हम उस ध्वनियों के साथ हमारा माइंड, ब्रेन, एक्शंस सब कुछ हमारा एक रिलेटिव हो जाता है, और जब वो रिलेटिव हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें जो हम जीवन में अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ें बहुत इजी हो जाती है हमारे लिए। कहा जाए तो जितना मैं पहले फ्यूचर के आउटकम को लेके डर में जीता था, ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया, अब वो बात नहीं रही। अब ये रहा है कि प्रेजेंट में जीना है, जो है मेरे हाथ में अभी है, ये पल है, और इस पल को मैं बेस्ट तरीके से जीऊँगा तो आगे जो भी सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन से डील कर लूँगा, क्योंकि उस टाइम में भी मैं अगर प्रेजेंट में रह के काम करता रहूँगा तो अपना बेस्ट पॉसिबल इनपुट या आउटपुट निकाल पाऊँगा वहाँ से। तो एक लेवल ऑफ फियरलेसनेस मैं कह सकता हूँ कि आई है कि अब सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस या लोगों से इतना डर नहीं लगता जितना पहले लगता था। तो प्रतीक सर, अगर इसको और इसके बारे में और एडवांस किसी को जानना हो इसमें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, नाद योग के बारे में अगर कोई डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये हमारे गुरुदेव की किताब है जो भारत में उन्होंने पहली किताब लिखी है। कोरिया में तो उन्होंने 16 किताबें पहले लिखी है, ये एक तरीके से उनकी 17th बुक है। इस बार ये इंग्लिश में है। बुक का नाम है द पाथ ऑफ नादा। और इस बुक की खासियत ये है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको पढ़ने का शौक़ है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक में काफ़ी बेहतर तरीके से काफ़ी कलरफुल चित्रों के द्वारा चीज़ों को समझाया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गुरुजी का ऑथर का नाम है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी खुद की जो यात्रा है वो एक रिट्रीट से शुरू हुई थी। असली अनुभव तो मुझे रिट्रीट के उस माहौल में रह के ही मिल पाया। तो वैसे ही रिट्रीट हमारी ये जो संस्था है रीता अन्वेषी योगा एंड फाउंडेशन, वो साल में 2 बार कराती है। मैं खुद एक वॉलंटियर हूँ उस संस्था का, और जनवरी के महीने में एक रिट्रीट होती है और जुलाई के महीने में दूसरी रिट्रीट होती है। दोनों ही दिन 2 स्पेशल ओकेशंस होते हैं। जनवरी में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में होती हैं, तो 3-4 दिन की रिट्रीट वो होती है, और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जुलाई में होती है रिट्रीट। तो इस बार दिल्ली में एकोस ऑफ इटर्नल विस्पर नाम की रिट्रीट का थीम है। तो 28 तारीख, 28, 29 और 30 जुलाई। तो अगर आपके कोई मित्र आना चाहे और वो खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहे इन प्रैक्टिसेस को, क्योंकि इस रिट्रीट में नाद योग के बारे में ही चर्चा होती है। हमारे लिए किसी भी प्रैक्टिस में कोई भी नया काम अगर हम करना चाहते हैं जीवन में, तो उन प्रिंसिपल्स को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम करेंगे, मैं कहता हूँ सारी चीज़ें शायद याद ना रहे या इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाए, लेकिन उसका 10% भी हम लोग सीख के अपने लाइफ में उतार सकें, तो आई थिंक हम लाइफ के कोई भी टारगेट्स, कोई भी चैलेंजेस, कोई भी गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें नेचर से भी सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट आवर एनर्जी, वो कितना अलाइंड है, कितना हार्मोनाइज्ड है, और हमारी जो एस्पिरेशंस है वो कितना हम अट्रैक्ट अपनी तरफ कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूर पुरुषार्थ की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, और फोकस्ड अटेंशन के साथ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। तो वो हमें ये साधना सिखाती है, नाद मेडिटेशन हमें सिखाता है, क्योंकि हम एक ही ध्वनि के ऊपर फोकस करते रहते हैं और इवेंचुअली उस ध्वनि को क्रॉस करके उससे और सटल ध्वनि की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जर्नी बहुत ही सुंदर जर्नी है, बड़ा आनंद आता है इसको करके, और मैं सजेस्ट करूँगा एक ना एक बार सभी को ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, प्रैक्टिस करके देखना चाहिए। खाना खाते हैं। ओ भाई साहब, गरम गरम डोसा की लैंडिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमारा लंच रेडी हो गया है। अभी हम लंच कर लेते हैं फटाफट। वो वाली मैगी भी जल्दी बन जाती है। कौन सा गेम है ये? जिंगा। जिंगा। इसमें क्या 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 करोगे इसमें? इसमें हम टावर बनाते हैं और फिर हम एक ब्लॉक्स निकालते हैं बिना गिराए और जो
आउट। हाँ अच्छा 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 अब ये लास्ट है। अब अच्छा मेरे को टावर को सीधा करना है। ये टावर बन गया। हाँ हाँ अब इसको सीधा कर रहे हैं। चलो अब सबसे पहले निकालेगी दियाना। निकालो। अरे आप सबसे बड़े हो। आप नहीं खेल रहे क्या? मैगी खा रहे हो आप? गेम नहीं खेलोगे? हाँ चलो अब रियाना की बारी। ये वाला ही ऊपर से कोई रुको ऊपर रखते जाना है। हाँ और ऊपर से कोई नहीं निकाल सकता। ऊपर से कोई नहीं ले सकता। अभी नहीं ले सकते। जब ये 3 पूरे हो जाएंगे जब यहाँ से निकाल सकते। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला निकलेगा। अपने मन से निकाल सकती है। आप नहीं बताओ चीटिंग हो जाएगी ना। ये लो दीदी आप तो कर रही हो। यस अब ऊपर दो। मेरी टर्न। पहले उसको रखने दो देवता। देवता नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। मैं सबकी हेल्प करूंगी। नहीं कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा वरना चीटिंग हो जाती है। चीटिंग होती है हेल्प करना। हाँ चलो रियाना नीचे से नहीं 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 ओह जिससे निकाल सकते हैं। शी मेड बैलेंस हियर। वेरी गुड रियाना। अरे भगवान मेरे लिए सब हार्ड बना दिया। कैसे निकालूं मैं? कोई ब्लॉक जो हिल रहा हूँ यहाँ से निकालो। किधर से? यहाँ से 33 वाले से। ये वाले का ये नीचे भी छुई या बड़ा काटा ना मैंने कहा था 3 वाला एक्सपेक्ट करेगा। रुको दियाना ऊपर से नहीं पकड़ सकती। पकड़ना नहीं होता एक हैंड। वही तो मैंने एक ही हैंड यूज कर सकती हूँ सिर्फ। ये कैसे चलो आप ऊपर से कभी नहीं पकड़ सकती। नीचे से कहीं से भी पकड़ो पर ऊपर से आप कभी नहीं पकड़ सकते। और एकदम ढीला पकड़ना है। एक ब्लॉक भी गिरा तो आप मेरे पास ये क्या? चल सोच यहाँ से तो लगता है इस बार कोई आउट होने वाला है। ओ आउट नहीं हुई देवता के लिए सबसे हार्ड हो गया। क्या हार्ड? देवता बहुत छोटी है यार। अरे कुछ हार्ड तो नहीं हुआ है। तो 3 ही प्लेयर हैं इस गेम में। बाकी एक प्लेयर तो मैगी खाने में व्यस्त है। पीछे से वो किसी भी वक्त कहीं भी आउट हो सकती है। कहाँ बैलेंस कराया? चौक मैं तो गई निकालो। नेक्स्ट वाला बंदा जाएगा। बिल्कुल निकाल लो। नेक्स्ट वाला बंदा जाएगा जो है रियाना। तू तो गई। अब गई तू। मैं तो नहीं गई। नीचे से यहाँ से ज्यादा पुश। आउट हो गया बच्चा ये। अब जितना रुक जाओ वापस बना लेंगे। इसके ऊपर ही हम वापस करने कर देंगे। अब तो अब ये सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं। एक हमारा ये प्लेयर आउट हो चुका है। चलो हम प्लेयर देखेंगे। ऊपर से अब नहीं निकाल सकते। निकालो ध्यान से। अरे पूरी उंगली डालोगी पूरा गिर जाएगा 2 मिनट में टावर। हाय ऊपर से पूरा टावर ही निकाल दोगी क्या? चलो याना आप आउट क्यों हो? जरा रीजन बताओ। ये देखो नहीं आप नहीं खेल सकते। चलो नेक्स्ट राउंड ओके। चलो जो जीतेगा ना तो मुझसे खेलना। उसके साथ खेलना। चलो करो देवता तुम गई। मेरे को लग ही रहा था हो सकता है एक पे बैलेंस। नहीं यहाँ से गिरेगा। हो सकता है वो एक पे बैलेंस। नो मैं एक पे बैलेंस। यहाँ से हो जाएगा बैलेंस। मेरे कहा हो जाएगा। यहाँ से निकालूं क्या? नहीं मुझे को गिर जाएगा। अब तो आप गई। ये वाला भी निकाल सकते हो 42। और 42 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाला तो गया। अगर रियाना होती तो वापस मजा आता। ओह नहीं नेक्स्ट वाला जरूरी नहीं है। नहीं जो क्या लड़की है यहाँ से क्या लड़की है देवता के लिए हार्ड हो गया। यहाँ से भी एक पे है।
अब जीत गए। टावर गिरने का मतलब होता है नहीं एक ब्लॉक भी गिरेगा। हाथ ऊपर करो जो जीत गया। बेटा आपको फ्रूट्स में कौन सा फ्रूट पसंद है? क्योंकि मैंगो किंग होता है तो मेरे को मैंगो ही पसंद है। मैंगो पसंद है क्योंकि वो किंग होता है। जामुन कड़वे लगते हैं आधे। अच्छा ओके। जामुन कड़वे थोड़ी होते हैं, जामुन तो मीठे होते हैं। बट टेस्ट में मेरे को कड़वे लगते हैं। सबसे पहले ट्राई करती हूँ तो खाती रहती हूँ उनको तो फिर कड़वे नहीं लगते। हाँ पूरी एकदम फ्रूट की फैन है ये। पर मैं ड्रैगन फ्रूट नहीं खाती, मेरे को फेवरेट नहीं है, उसका टेस्ट ही नहीं होता। नहीं होता ड्रैगन। ड्रैगन फ्रूट मैंने सिर्फ जिंदगी में एक बार ही खाया था, उसके बाद दोबारा मेरी भी इच्छा नहीं हुई। मैंने भी एक ही बार खाया है। आपका और भैया का तो एकदम टेस्ट मैच करता है ना? मेरे को रामायण पसंद है टीवी में देखना। रामायण? हाँ रामायण में फेवरेट कैरेक्टर कौन है? राम जी, राम जी है। और सीता माता। सीता माता भी है। क्यों पसंद है आपको राम जी? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं आपको? अच्छा ठीक है। राम जी की माता जी का क्या नाम है? राम जी के बाद अभी कोई है ही नहीं। मम्मी, उनकी मम्मी, उनकी मम्मी का क्या नाम है? एक तो कृष्णा जी की मम्मी का नाम याद है? है? कौन है? लकड़ी वाली मम्मी का। नकली वाली? हाँ। अच्छा नाम तो बताओ। यशोदा। यशोदा मैया। वो नकली कैसे हुई? वो तो असली मम्मा है उनकी। अरे असली मम्मा तो जेल में थी ना। अरे हाँ ये भी तो है। तो जिन मम्मी ने उनको पाला पोसा वो भी उनकी मम्मी हुई, है ना? हाँ तो वैसे ही कौशल्य माता कौन थी? उनकी मम्मी किनकी? राम जी की। यस, हाई फाइव, वेरी गुड। श्रीमद् रामायण एक नया सीरीज आया था, उसने पूरी देखी है। अच्छा और इसकी वजह से हमने देखी है। अच्छा। ये रिपीट में ही वो एपिसोड सारे इसने देखे। तो एक दिन मैंने कहा ऐसे टेस्ट लेता हूँ भाई, इतना देखती रहती राम हो जी तो। की भी चोट लगी थी। यस, तो इससे पूछा मैंने कौन कौन कैरेक्टर क्या है। इसने मेरे को 45 कैरेक्टर्स के नाम बता दिए। अच्छा ये राम जी की ये है, सेना में वानर सेना में ये थे, लंका में रावण थे तो उनके भाई कौन थे? हैं? सच्ची में? हाँ। तो कुछ बताना चाहोगे आप रामायण में आपको क्या पसंद मैं आया? सब भूल गई। ओहो। पापा मैंने रामायण का नया एपिसोड बताऊं? हाँ नए एपिसोड में राम जी को लगी थी हनुमान जी ने अपने कपड़ों में कुछ फाड़ कर वो राम जी को लगाया था। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आपको याद आ गया वो? हाँ वेरी तो गुड। याद आ गई, जिसमें मम्मी किचन में कुछ करना कर रही थी और आप मेरे साथ देख रहे थे रामायण। करेक्ट, क्या बात है, वेरी स्मार्ट। और लक्ष्मण जी के लिए क्या लेके आए थे हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को चोट लगी थी? लक्ष्मण जी को चोट लगी थी तो फिर वो लाए थे जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियां लाए थे, संजीवनी जड़ी बूटी लाए थे ना? हाँ वो पूरा पहाड़ ले आए थे? हाँ हैं? उनको समझ नहीं आया था। पूरा पहाड़ लेके आ गए, राइट? ओह माय गॉड, ऐसे ही आपको भी हनुमान जी की तरह स्ट्रांग बनना है ना? आपको उठा सकती हूँ। हाँ। So friends, we will end this vlog with the evening aarti in Akshay Patra temple. Let's go. Oh